हेलो एवरीवन, मॉक टेस्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, भारतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द आर्ट्स ऑफ डांसर्स डेडिकेटेड टू टेम्पल एंड वाज अर्लियर नोन एज। तो भारतनाट्यम को जो है पहले क्या बोलते थे, सदीर बोलते थे, सदीर या सदीर अट्टम बोलते थे भारतनाट्यम को। और भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जैता इज़ द, ये दो ही चीज़ याद रखो, भारतनाट्यम को सदीर बोलते थे और तमिलनाडु का, ठीक है। जईता इज़ द मेन डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। जईता कहाँ का है, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जईता जो है वो उत्तर प्रदेश का है, इसका डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज बेस्ड ऑन रासलीला थीम्स ऑफ राधा कृष्ण। तो कौन सा डांस राधा कृष्ण की रासलीला पे बेस है, तो मणिपुरी डांस जो है वो बेस है, ठीक है, डी है। मोहिनीअट्टम कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, सत्तरिया असम का हो गया। मोहिनीअट्टम आपको पता ही है, ठीक है। मई माता इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखो, पंजाब में मई माता नाम का है, नहीं है। हरियाणा में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। तो सीधा सीधा त्रिपुरा ही इसका आंसर होगा। ओड बनाउट से इसको कर सकते थे, क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूपेन हजारिका के बारे में बात कर रहा है। भूपेन हजारिका जो है वो असम से बिलोंग करते हैं, भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री 1992। तो पद्मश्री क्या भूपेन हजारिका को 1992 में मिला था? नहीं, इनको पद्मश्री मिला था 1977 में मिला था इनको पद्मश्री, ठीक है। और 2012 में भारत रत्न की बात कर रहा है। भारत रत्न इनको 2012 में नहीं मिला, इनको भारत रत्न 2019 में मिला है, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला? 2019 में मिला है। और भूपेन हजारिका पद्मश्री 1970। भारत रत्न पक्का याद कर लेना, पद्मश्री चाहे आपको याद रहे ना रहे, ठीक है। अब भूपेन हजारिका जो थे फेमस क्या थे, राइटर थे, ठीक है, नाटक वाटक में भी काम करा है इन्होंने। तो इनको कई अवार्ड मिले, जैसे 1992 इसमें दे रखा ना, 1992 में इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था। दादा साहिब फाल्के अवार्ड इनको, फाल्के की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी होगी, ठीक है, बस यहाँ PHA होता है ना, PHA फाल्के। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था इनको 1992 में। और 2012 में इनको मिला है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिला है इनको, विभूषण। तो मेन तो आपने याद रखना है ना, भारत रत्न याद रखना है कि भारत रत्न जो है भूपेन हजारिका को पोस्टोमसली दिया, मतलब मरने के बाद दिया है, मरणोपरांत दिया है 2019 में भारत रत्न। तो इसमें नीदर 1 नीदर 2, इस यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। ना तो एक ठीक है ना दो ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, हमने मैच करना है यामिनी रेड्डी। अब रेड्डी किस साइड है? आंध्रा वगैरह साइड है ना रेड्डी, ठीक है, रेड्डी तो उसी साइड है। केलुचरण मोहपात्रा, जहाँ पे भी मोहपात्रा पात्रा पुत्रा लिखा जाए तो ये उड़ीसा वाले हैं। तो 2 का तो बी हो गया, ठीक है। इसके बाद शरोदी स्काइया रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे जो है, रोहिणी भाटे कथक की हैं, यानी 3 का आपका ए है। और यामिनी रेड्डी जो है वो किसकी होंगी? कुचिपुड़ी की। 1 का सी हो गया, 2 का बी हो गया, 3 का हो गया ए। अब 4 का बच गया फिर डी। शरोदी साइकैया ये किसकी हैं? सतरिया डांस की हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो गया इस हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। सरोद जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सरोद के सम्राट किसको बोलते हैं? सरोद प्लेयर है और इनको सरोद के सम्राट बोलते हैं। तो उस्ताद अजमद अली खान बनगश, इनको बोलते हैं सरोद के सम्राट। सी आंसर आएगा, उस्ताद अजमद अली खान बंगश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंडित रविशंकर। अब रविशंकर जी के बारे में भी हमें स्टेटमेंट दी गई हैं, तो सारी हम करते हैं एक बार रविशंकर के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, नीचे लेना चाहिए था मुझे क्वेश्चन नहीं। देखो ऐसे तो बहुत सारे नाम, चलिए हम समझ ही जाएंगे, रविशंकर की बात हो रही है। ऐसे देखो बहुत सारे नाम हैं, बट मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं कि जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि ये तो आपको आने ही आने चाहिए, ज़्यादा याद रहते भी नहीं हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया एंड ए वर्ल्ड रिनाउंड सितार प्लेयर। तो रविशंकर शर्मा जो थे ना भाई, सितार प्लेयर थे। क्या ये बात सच है? ये बात सच है, पंडित रविशंकर शर्मा जो थे वो सितार प्लेयर थे।
और नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की इन्होंने फाउंडर भी थे। तो पहला तो इनका ठीक है। ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न 1989। क्या इनको भारत रत्न मिला है? तो इनको भारत रत्न मिला है, लेकिन 1989 में नहीं, 1999 में मिला है। तो ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, तो पंडित रवि शंकर शर्मा को भी भारत रत्न दिया गया है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया था ये कि भारत रत्न वाले तो ले लें एटलीस्ट 1999 के अंदर। वेयर इज़ द, तो इसमें दो चीज़ याद रखनी है, एक तो सितार के प्लेयर थे, सितार बजाते थे, और भारत रत्न कब मिला इनको। ठीक है, ये दो चीज़। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता? तो मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ओतुलू ईदू इज़ द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? जम्मू कश्मीर। तो ये इस तरीके का नाम साउथ इंडियन नाम है, तो ये कट गया। दादरा नगर हवेली हो सकता है, अंडमान निकोबार कट जाएगा, और लक्षद्वीप। तो ये ओतुलू ईदू जो है ये लक्षद्वीप का है। ठीक है, लक्षद्वीप केरला के साथ में पड़ता है लक्षद्वीप, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज फाउंड इन टू रीसेंसन्स ब्लैक एंड वाइट विच इज़ फुल ऑफ रिचुअल टू बी परफॉर्म पब्लिकली या इंडिविजुअली? तो मैंने सारे वेद बताए थे। ऋग्वेदा क्या था? कलेक्शन ऑफ हाइमन्स वगैरह था सब कुछ। जो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, कलेक्शन ऑफ हाइमन्स है, अथर्ववेद है, फिर यजुर्वेद है, सामवेद है। तो इसका जो भी रिचुअल्स की बात कर रहा है ये, ठीक है, ब्लैक वाइट और जो भी फुल ऑफ रिचुअल्स, तो ये यजुर्वेद है, सी आंसर है। सामवेद में क्या था? संगीत वगैरह थे। ठीक है, तो मैंने सारे वेद आपको करा रखे थे, तो आपको एक तरीके से रिवाइज कर लेना इनको। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन, तो पाली में थे अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, पाली लैंग्वेज में लिखे थे। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था। 1798 के आसपास लेके आया था सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, सी आंसर है। और लॉर्ड रिपन ने ना एक चीज़ रिपील की थी, तो वो आप बताओगे कौन सा एक्ट था जो रिपील किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज इन फेवर ऑफ फ्री प्रेस एंड रिप्लेस द प्रेस रेगुलेशन ऑफ 1823? तो कौन थे जिन्होंने जो फ्री प्रेस के फेवर में थे और प्रेस रेगुलेशन 1823 में हटा दिए थे? तो लॉर्ड मेटाकैफे थे, मेटाकैफे, चार्ल्स मेटाकैफे आएगा वैसे तो उसका पूरा नाम, तो लॉर्ड मेटाकैफे आएगा इसका आंसर। ठीक है, डी आंसर है। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो 26 जनवरी को हम बनाते हैं, या 26 नवंबर को? 26 नवंबर को बनाते हैं भाई, जनवरी को नहीं। बी आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं हम 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाई प्रेम बिहारी नारायण रजायदा इन ए फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बताया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो हैंड रिटन इंग्लिश में करा है प्रेम बिहारी नारायण रजायदा ने। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ 117369 वर्ड्स एंड 251 पेजेस। तो दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी, इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, Who among the following personality was the chief draftsman of the Constitution Assembly that drafted the document of Constitution? तो कौन थे चीफ ड्राफ्ट्समैन? ठीक है, असेंबली के कौन थे चीफ ड्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा, अगर आपने रिवाइज करा होगा तो एस.एन. मुखर्जी थे इसमें, एस.एन. मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितनी फीमेल मेंबर थी? तो 15 फीमेल मेंबर थी, डी आंसर है 15। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन? तो कब साइन किया है? लागू करने की बात नहीं कर रहा भाई, साइन कब किया था? साइन किया था 24 जनवरी 50 में होगा ना भाई, 52 नहीं होगा, होगा 24 जनवरी लेकिन 50 में होगा। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो इसका बी आंसर है। ठीक है, साइन कर दिया था 24 जनवरी 1950 को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? तो जब भी लॉ की बात होती है, रूल ऑफ लॉ या लॉ की बात होती है, तो कौन सा देश है वो? तो मैंने बताया था, देखो जुडिशरी की बात हो रही है तो यूएस है, लॉ की बात हो रही है तो ब्रिटिश है, तो बी आंसर है।
विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू ऑस्ट्रेलियन। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था, एक तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली थी। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो भी है ना, कंगारू से कॉन्करेंट, ऐसा मैंने आपको बताया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये बिल्कुल सही है, हमने लिए हैं भाई, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स जो है हमने लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या हो, सेंटर नहीं, बी तो रह गया। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, कि दोनों हाउस जो है ज्वाइंट सिटिंग हो दोनों की, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्या हमने लिया है क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। और एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना, मैंने बोला जितनी कोर्ट की बात है ना, वैसे तो जो है वो यूएस से रिलेटेड है, लेकिन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना, ये हमने कनाडा से लिया। और फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी हमने दोनों कनाडा से लिए हैं, ठीक है, कनाडा से लिए हैं। तो इसका पहले दो ठीक है, यानी बी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट बोरोड, तो मार्शल लॉ जो थे, हमारी आर्मी पहले क्या थी, ब्रिटिश आर्मी, तो मार्शल लॉ वाला जो है ये हमने यूके से ही लिया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ये वो जो भी रूल्स वाला है, ये ब्रिटिश से है, और मार्शल लॉ भी ब्रिटिश से है, ठीक है। इसके बाद ये दो कंसेप्ट, ये 24वां क्वेश्चन जो है ना, पेरीहिलियन इज वहन अर्थ। पेरीहिलियन जो है एक स्टेट होती है, उसमें क्या होता है, जो देखो अर्थ जो है ना, एक तो अर्थ की जो शेप है ना, वो पूरी जो है गोल नहीं है, ठीक है, तो अंडाकार शेप है ना अर्थ की, जैसे ऐसे शेप है, ठीक है। तो ये सन है, तो ये जब घूमेगी तो एक पॉइंट आएगा जब ये अर्थ जो है काफ़ी क्लोज आ जाएगी, किसके सन के। तो जब ये बहुत क्लोज आती है ना, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस आती है सन के, जब नियर आती है तो इसको पैरी बोलते हैं, पैरी मतलब नियर, ठीक है। तो पैरी जब ये नियर आती है सन के तो इसको बोलते हैं पेरीहिलियन, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। एक होता है एपीहिलियन, तो एपीहिलियन जो होगा वो होगा APHELION, जब दूर होगी, ठीक है, जब क्या होगी, दूर, ठीक है, तो फारदेस्ट होगी फ्रॉम सन, तो उसको बोलेंगे एपीहिलियन। अब इनकी ना कुछ डेट भी होती है कि किस डेट को एपीहिलियन होगा, किस डेट को पेरीहिलियन होगा, तो स्पेसिफिक डेट नहीं है, बस ये आप याद रखो कि 3 जनवरी से 4 जनवरी के आसपास, मतलब, ठीक है, जनवरी में जो है ये होती है पेरीहिलियन, ठीक है, पेरीहिलियन होते हैं जनवरी के अंदर पेरीहिलियन, और जुलाई के अंदर होती है एपीहिलियन। और जुलाई में भी अगर मैं बात करूँ तो वही 3 से 6 जुलाई के बीच में। तो ये बात तो थी सन की बात, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, एक तो ये एपीहिलियन पेरीहिलियन होता है, ठीक है। एक और आपने टर्म सुनी होगी, मैं यहीं पे बताऊं या नीचे बताऊं, चलो यहीं पे बता देता हूँ। एक टर्म और सुनी होगी, तो वो जो है ना, एक आप टर्म और सुनोगे, उसका नाम मैं बताता हूँ, पेरिगी और एपीजी, ऐसा कुछ होता है ना नाम, पेरिगी, PERIGEE, ठीक है, एक पेरिगी होता है, ठीक है, और एक होता है एपो, APOGE। जैसे ये भी पैरी है ना, पैरी का मतलब तो वही होगा, नियर वाली बात होगा, ठीक है। इस एपो का मतलब होगा दूर वाली, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सन की बात कर रहा है, सन के ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो ये जो है मून का जो ऑर्बिट है ना, ये भी एलिप्स के चक्कर उसके शेप का होता है ना, अंडाकार शेप का ये भी, ठीक है, मतलब ये भी एक तरीके से एलिप्टिकल शेप है। और जब जिसकी भी एलिप्टिकल शेप होगी तो मतलब है कि एक पॉइंट पहले पास में होगा, और जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ है और ये मून ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला तो पॉइंट दूर हो गया ना भाई, तो ये वाला क्या होगा, पास हो गया, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो पेरिगी है वो जब मून नियर होगा मून का ऑर्बिट, और एपोगी क्या होगा, जब दूर होगा मून का ऑर्बिट, ठीक है। तो ये मून के केस में होता है। तो क्या इनकी कोई स्पेसिफिक डेट होती है, पेरिगी और एपोजी की, क्या स्पेसिफिक डेट है इनकी? तो इनकी डेट याद करने, इनके मंथ में बदलती रहती है। तो आप पेरीहिलियन और एपीहिलियन जनरली 3 से 5 के बीच में है, और जुलाई में होता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा कि भाई पेरीहिलियन कौन से मंथ में होता है, तो जनवरी में होता है, एपीहिलियन कौन से मंथ में होता है, जुलाई में होता है, मतलब इसके 6 महीने एग्जैक्ट बाद, ठीक है। तो ये याद कर लेना बस। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया की वो क्या है, एक सेकेंड। तो इंडिया की आपने 82 पॉइंट जो 30 है ना, 82.5 भी देखा होगा आपने,
82.5, वो 30 डिग्री मतलब वही एक तरीके से बात होगी, 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड जो है मेरिडियन है, ठीक है। आपको पता है जो लॉन्गिट्यूड है ना, उससे हम क्या करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं। वो आपको एक पूरा टाइम बेस बताता है कि कितना टाइम है, क्या है ना, उस तरीके से बताता है। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है, उसका जो टाइम डिफरेंस है इंडिया से 5 घंटे और 30 मिनट जो है आगे चलता है, ठीक है। मतलब जो इंडिया का जो टाइम है ना 82 डिग्री और 30 डिग्री ये वाला, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट पीछे है। तो इसका बी आंसर होगा 82 और 30 डिग्री ईस्ट। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक तो जोन होता है टोरिड जोन, टी ओ डब्ल्यू आर आई, टोरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। टोरिड जोन की बात कर रहा है, तो टोरिड जोन लाई करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या बात सच है, तो ये बात सच है भाई। जो टोरिड जोन है ना, याद कर लेना, टोरिड जोन लाई करता है, देखो जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो अपनी इंडिया वाली। तो इनके बीच में जो ये जोन है ना भाई, जो ये जोन लाई करता है, ये वाला जो जोन लाई करता है, इसको बोलते हैं टोरिड जोन, टोरिड जोन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है द फ्रिजिड जोन आर लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड द आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल्स। तो जो फ्रिजिड जोन की बात कर रहा है कि फ्रिजिड जोन है वो किसके बीच में लाई करता है, तो क्या ये ट्रॉपिक्स एंड आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल के बीच में करता है, तो ट्रॉपिक्स में नहीं करता। ट्रॉपिक्स तो मतलब यहाँ से होगी ना, देखो मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये मैप में याद रहे ना भाई। देखो ये जो है ना, ये है फ्रिजिड जोन, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है ना, ये है नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। तो ये जो फ्रिजिड जोन जो मैंने ये बनाया है ना, ये आर्क सी मैंने बनाई है, ये है फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब ट्रॉपिक तो मतलब यहाँ तक हो रही है ट्रॉपिक, तो जो इसका मतलब आंसर पता क्या होगा कि ये जो फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाई कर रहा है। तो फ्रिजिड जोन जो है ना, एक तरीके से इससे आगे लाई करता है, जो ये ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिक से तो आगे लाई करता है नॉर्थ पोल के बीच में। और जो ये एरिया है ना, आर्कटिक अंटार्कटिक वाला जो एरिया, ये आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, तो इनके बीच में लाई करता है आपका फ्रिजिड जोन, ठीक है। और ये मैंने शायद ऊपर वाली ये गलत बना दी ना, कैंसर जो है ना, कैंसर ऊपर वाला है और कैप्रिकॉर्न नीचे वाला ना, ये वाला कैप्रिकॉर्न जो है वो नीचे वाला है और कैंसर जो है वो ऊपर वाला है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऊपर वाला है और कैप्रिकॉर्न जो है वो नीचे वाला है, ये बीच में इक्वेटर है। बस आप ये याद रख लेना कि इस तरीके से नॉर्थ पोल ऊपर हो गया, साउथ पोल नीचे हो गया, तो फ्रिजिड जोन है ये नीचे वाला एरिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रिजिड जोन क्या है, तो फ्रिजिड जोन का जो अगर आंसर मारना है ना आपने, तो ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो है ये आर्कटिक सर्कल है भाई, ये जो मैंने बनाया ना, ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, या अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है, या फिर अंटार्कटिक और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो बच गया वो बच गया कि फिर ये क्या लाई करता है, जो ट्रॉपिक्स और आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ कि ये ट्रॉपिक्स है, और ये वाला एरिया जो ये मैंने पॉइंट से नोट कर रहा हूँ, मैं ग्रीन से कर देता हूँ कि ये वाला एरिया जो बचा, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। भाई इनको नोट कर लेना, इनको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं बेस्ट क्वेश्चन उठाता हूँ कि आपको एक ही क्वेश्चन में मैं काफ़ी नॉलेज दे दूँ। अगर ज्योग्राफी पढ़ाने बैठूँ तो पता नहीं सिलेबस कितना कब कंप्लीट हो, लेकिन क्वेश्चंस में ही हम कर लेते। तो आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी, टोरिड जोन बता दिया, फ्रिजिड जोन बता दिया और टेम्परेट जोन बता दिया, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच का एरिया टोरिड जोन है, ठीक है। मतलब 2 की बात हो रहा है ना, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, तो 2 मतलब टोरिड जोन है ये, ठीक है। टेम्परेट जोन कौन सा है, जो ट्रॉपिक्स हैं हमारे, कैंसर या कैप्रिकॉर्न, और जो आर्कटिक सर्कल है उनके बीच का जो एरिया है वो टेम्परेट जोन है। और फ्रिजिड मतलब आप फ्रीज हो जाओगे, तो मतलब इतना ज़्यादा ठंड वाला एरिया। तो ठंड वाला एरिया कौन सा है, जो भी आर्कटिक सर्कल है या अंटार्कटिक सर्कल, आपको पता बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे, तो ठीक है, उनका बीच और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का जो एरिया है वो फ्रिजिड जोन है। बस ये ख़त्म हो गया। इसके बाद अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो ये डिफरेंट चैनल्स दे रखे हैं। 8 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान निकोबार वाला है, 10 तो आप याद कर लेना सीधा, अंडमान और निकोबार वाला है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ है इसमें, 10 डिग्री ये हो गया, तो पहले सी का तो 1 हो गया भाई, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला है। 8 डिग्री चैनल है मिनिकोय और लक्षद्वीप, 8 डिग्री जो है
लक्षद्वीप और मिनिकॉय वाला है? नहीं नहीं, मिनिकॉय और मालदीव भी तो है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच का भाई, लक्षद्वीप वाला नहीं है। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच का है, तो मालदीव दूसरा कंट्री है आपको पता हो तो। और 9 डिग्री जो है ये है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच का, ठीक है। 10 डिग्री आपका वो हो गया, 8, 9 और फिर 10 डिग्री तो अंडमान वाला हो गया। तो 11 डिग्री क्या है? अमीन दीवी आइलैंड एंड कैनानोर आइलैंड, ये वाला है 11 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या मारेंगे फिर, हमारा आंसर क्या होगा इस तरीके से? तो पहले का तो आपका क्या होगा, 8 डिग्री का हो गया 2, तो पहले का 2, ठीक है। बी का 9 डिग्री का हो गया फिर आपका 3, तो ए ही आंसर हो गया ना भाई, ए आंसर हो गया इसमें। तो ये भी याद कर लेना, 27वां क्वेश्चन। इसके बाद आता है 28वां क्वेश्चन, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स इक्विनोक्स फॉल? इक्विनोक्स कब होता है? देखो जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर को अगर हिंदी में बोले तो उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में, हाँ भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। तो जैसे अर्थ है और ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। जब सन जो है डायरेक्ट भूमध्य रेखा पे गिरेगा ना, डायरेक्ट भूमध्य रेखा पे गिरता है, मतलब इक्वेटर पे डायरेक्ट जब सन गिरता है तो उसको बोलते हैं इक्विनोक्स। और इक्विनोक्स जो है ना साल में 2 बार होता है, और डे और नाइट इक्वल होते हैं। डे एंड नाइट क्या होंगे उस टाइम पे? इक्वल होंगे, डे और नाइट इक्वल होंगे, ठीक है, यही है। तो ये साल में 2 बार होता है, एक तो होता है 21 मार्च को कि दिन और रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को। आपको पता है सर्दियों में तो रात जो है लंबी होती है, दिन छोटा होता है, लेकिन जब मार्च आता है ना, 21 मार्च तक आते आते दिन और रात एक जितने होते हैं। और फिर अप्रैल में जैसे दिन बड़ा होगा, जून में फिर मैक्सिमम बड़ा हो जाता है, तो सितंबर आते आते दिन फिर दोबारा से वैसे ही होगा, फिर अक्टूबर में छोटे छोटे होते जाते हैं ना दिन। तो 21 मार्च और 23 सितंबर इसका आंसर होगा, यानी सी आंसर है इसका, ठीक है। 1 डिग्री लैटीट्यूड जो है उसको क्या बोलते हैं? 111 डिग्री है, नहीं 111 किलोमीटर। 1 डिग्री लैटीट्यूड कितने किलोमीटर है? 111 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट बताऊँ तो मैं 111.13 होता है वैसे तो, लेकिन 111 ही समझ लो आप, कितना है। लैटीट्यूड जो होता है ना, लैटीट्यूड से हम क्लाइमेट पर कब तक लगता है, जो एक डिफरेंस बताता हूँ मैं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे यही समझ लो आप ना, तो जो लेटी हुई लाइन्स होती है ना, ऐसे इमेजिनरी लाइन्स है ग्लोब के अंदर लेटी हुई, इनको लैटीट्यूड बोलते हैं। और जो ये खड़ी हुई ऐसे लाइन है ना वर्टिकल, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबी है भाई एक तरीके से। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है ना वो टाइम बताती है। लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड बताती है टाइम। लॉन्गिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड जो है टाइम बताती है। और लैटीट्यूड जो है वो एक तरीके से आपकी क्लाइमेट डिसाइड करती हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो क्लाइमेट, ठीक है। थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना इसके बारे में बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ, जो भी एरिया दे रखा है, तो लार्जेस्ट प्लेट जो है ना वो पैसिफिक प्लेट है। लार्जेस्ट ओशियन भी पैसिफिक ओशियन ही है, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़। अब कल मैंने बताया था मैक्रो मतलब कि जो सबको साथ लेकर चलेगा, बड़े की बात होती है मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे की। तो रीजन्स बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उसकी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बंदे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे ना हम, रिसोर्स के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये मैक्रो में ही आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट, तो ये भी टोटल आउटपुट की बात कराई, ये भी किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। तो बोथ आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो आसान क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल ठीक से कर सकते हो। फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री, देखो जो हमारे देश में ना फ्री मार्केट नहीं है, जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, यूएस है, तो वहाँ फ्री मार्केट है कि पूंजीपति जो है एक तरीके से, फ्री मार्केट में क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो चीज़ है जैसे प्रोडक्शन क्रिएशन सब पे, उनके प्रॉफिट पे, तो वो प्राइवेट लोगों की, भाई अमीरों की ही वो होती है, ठीक है। आप मतलब खुले में कुछ करो, कुछ भी करो, तो वो कौन सी इकनॉमी होती है? फ्री मार्केट इकनॉमी। तो कैपिटलिज्म इकनॉमी होती है वो, बी आंसर है, कैपिटलिज्म, ठीक है। व्हाट इज़ द इमिग्रेशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड,
प्रोफेशनल पॉपुलेशन टू अदर कंट्रीज ऑफरिंग बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है, जो भी हाईली स्किल बंदा है, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल है, वो दूसरी कंट्री यूएसए में चला जाता है, तो वहाँ पे उनको बेटर ऑफर मिलते हैं, बेटर पैसा मिलता है, तो कोई कौन जाएगा, हर कोई जाएगा ना। हमारे ऐसे सरकारी नौकरी वाले तो नहीं जाएंगे, बाकी हर कोई चला जाएगा अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, बोलते हैं इसको ब्रेन मतलब दिमाग का ड्रेन हो गया, बाहर वो मूव करके वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज़ द अदर नेम फॉर विच ऑफ द, कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। अब इनकम की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, डी आंसर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो स्टडीज द बिहेवियर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स कंज्यूमर फर्म्स एंड रिसोर्स ओनर्स। तो कि ये बात सच है, तो ये सच बात है भाई, इंडिविजुअल की बात करता है ये, ठीक है, पहला पॉइंट सच है। इट डील्स विद कंसेप्ट लाइक वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, एक बंदे का वेज कितना है, रेंट कितना, इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना है, क्या इस पे डील करता है, हाँ इस पे डील करता है। इट फोकसेज ऑन ओवरऑल नेशनल इनकम, तो ये जो है ये नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, ये करता है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है, बार बार इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, तो 1 और 2 ओनली ही इसका सही होगा, यानी ए आंसर है इसका। एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कंट्रीब्यूट लेस टू जीडीपी। तो जैसे हमारा जीडीपी होता है कि फाइनल गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस होती हैं कंट्री के विदिन, तो उसको हम जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। हायर लेवल जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि ऐसी कंपनियां, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ही डेवलपमेंट है, हायर लेवल डेवलपमेंट है, तो उस इकोनॉमी में जो जीडीपी होगा, तो उस जीडीपी में सबसे लेस कौन सा सेक्टर करेगा, इंडस्ट्री सेक्टर लेस करेगा, सर्विस सेक्टर, बोथ सर्विस एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना भाई, प्राइमरी सेक्टर, ये उसमें लेस कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जैसे यूएसए है, यूएसए की जीडीपी हाई है ना, एक तरीके से वो समझ लो आप, तो यूएसए में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना नहीं होगा जितना इंडस्ट्रियल या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे हम बच्चों के हाथ में फ़ोन है या आईफोन लेके बैठे हो, यूएस की टेक्नोलॉजी है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो टेक्नोलॉजी सर्विस एक तरीके से सर्विस है ना, तो इन सब चीज़ों पे काम करते हो। एग्रीकल्चर पे इतना काम नहीं है, मतलब है इंडिया से बेटर, तो उसमें भी होगा वो, बट कंट्री, उस कंट्री के उसमें देखोगे तो सबसे कम आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, सबसे लेस कौन करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट ने इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये गुजरात है, इसका आंसर बी आंसर है, गुजरात, रट्टा मार लेना इसको। तो करंट अफेयर के मैंने वैसे काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया का पहला डिजिटल नोमाड विलेज कहाँ पे ओपन किया गया, तो सिक्किम में ओपन किया गया पहला नोमाड विलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं, हम 28 जुलाई को मनाते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, ठीक है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की नई चेयरमैन कौन बनी है, तो ये लेटेस्ट वाले देखने हैं। देखो जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो ये पीछे वाला ही पूछ लेगा, 2025 का ही पूछ लेगा, लेकिन जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे ना, तो ये नहीं पूछता है हमेशा। तो आपको पता मोदी सरकार है, तो साध्वी सूदवी कोई बनाएंगे वो, तो साध्वी निरंजन ज्योति, इसका आंसर है बी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, ठीक है। एनसीबीसी की नई चेयरमैन कौन बनी है, साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जनवरी 2026 में, तो ये कौन बने हैं, सीबीसी जो है, सीबीसी गाइडलाइन आती है विजिलेंस की, तो करप्शन वगैरह के लिए कि विजिलेंस वाली टीम जो भी है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसके नए कमिश्नर कौन बने हैं, तो परवीन वशिष्ठ बने हैं, बी आंसर है परवीन वशिष्ठ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बीसीसीआई। अब बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन बने हैं, कौन बने हैं, पहले तो जे साथ थे ना, पहले गंगुली भी रह सके हैं, रोजर बिन्नी भी रह चुके हैं, है ना। तो अभी इस टाइम पे मिथुन मनहास जी हैं, सी आंसर रहेगा मिथुन मनहास, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया, तो सुदर्शन पटनायक जी को किया गया। ये सुदर्शन पटनायक वही हैं जो मतलब एक तरीके से क्या बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मतलब सैंड आर्टिस्ट हैं, है ना, रेत से कुछ भी बनाते हैं,
ठीक है, समुद्र का रेत वगैरह सैंड आर्टिस्ट हैं, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी इन्होंने एक अवार्ड भी जीता था, मुझे लग रहा है कि मैंने करंट अफेयर में वो भी जो है आपको बताया था, करंट अफेयर जो मैंने वीडियो डाली है उसमें इन्होंने कोई अवार्ड भी जीता है बाहर जाके ना। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, तो CGDA के चार्ज किसने लिया है, तो ये लिया है अनुराग नारायण दास जी ने, तो डी आंसर है इसका। हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ RBI के जो है 26th गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं, इसका ये आंसर है। तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश का करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, तो हमने क्या करना है, पैराजम्बल एन को अरेंज करना है। इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स and protect the body and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyle. It only requires frequent practice of the proper body motions and breathing techniques. The physical benefits of yoga can be enjoyed for a lifetime without risk or injury. It regulates the relation, तो पहला तो ये physical benefits वाला ही होगा ना भाई। It regulates the relationship between the body, the intellect and the spirit. क्या इट से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, इट से क्या स्टार्टिंग कर सकते हैं क्या हम, तो इट से तो हम कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, मतलब सी पहले आएगा, तो बाकी तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा ही नहीं ना, बाकी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सी क्योंकि पहले आएगा, बाकी सब इट से शुरू है, तो आसानी से भी कर सकते हो। नहीं तो फिर देखो बाकी सब में कन्फ्यूज हो गए कि उसके बाद क्या आएगा, तो आपने सीधा पहला देखा कि सी बैठ रहा है तो ख़त्म है, इतना ज़्यादा दिमाग फिर आगे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, नहीं तो लगाते रहो। पहला आप देखो 71 का, समेटिव असेसमेंट इज़ द assignment of the student's performance at the end of academic term. This new pattern ensures that besides just textbook teaching and learning, effective child-teacher interaction is encouraged. The CBSE envisages two types of examination, formative and summative. Formative assessment is a part of teaching learning process and is done through conservation, quizzes, interviews, project assignment, etc. अब मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तीसरा जो है CBSE इनवाइसेस टू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, एक फॉर्मेटिव है एक समेटिव। तो पहला तो ये होगा, दो की बात कर रहा है, फिर बताएगा भाई समेटिव भी होता है फॉर्मेटिव भी होता है, तो सी से शुरू होगा, तो सी से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, यानी डी आंसर है इसका भी, तो ये भी आसानी था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 77 में, टू बिकम सेवियरली सी सिक ए वर्ल्ड टूर बट ही वॉज ए नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड ही वांटेड टू गो ऑन, तो ये तो सीधा दिख रहा है, ही वांटेड टू गो ऑन ए वर्ल्ड टूर बट ही वाज, तो यहाँ से ही वांटेड टू गो ऑन ए वर्ल्ड टूर बट ही वाज क्या था, ही वाज ए नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड टू बिकम सेवरली सी सिक, हाँ ये हो सकता है ना। तो पहले तो डी आएगा, डी के बाद बी आएगा, यही होगा, पहले क्या आएगा डी के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। ही वांटेड टू गो ऑन ए वर्ल्ड टूर बट ही वाज ए नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड टू बिकम सेवरली सी सिक, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है, आसानी था मतलब। इसके बाद वन वर्ड देखते हैं, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, इतना केयरफुल कि आपको पता कि समथिंग मतलब किसी की सारी डिटेल जो है करेक्ट होगी, तो फास्टिडियस बोलते हैं इसको, ए आंसर है। जुडिशियस और फास्टिडियस सिनोनिम्स ही है ना, ठीक है। स्टबरन जिद्दी हो गया। इम्प्रेग्नेबल किसको बोलते हैं, अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन, अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन, ये तोड़ना मुश्किल है इसको, ये कैप्चर करना मुश्किल है, इसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का आपको नहीं पता तो इसको ओब्लिवियस बोलते हैं, शायद मेरे को लग रहा है कल भी मैंने करवाया था, ओब्लिवियन ऐसा कुछ करवाया था मैंने, तो ए आंसर है। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग ओब्लिवियस, अब्सेंट अलग चीज़, एजुकेटेड अलग है। इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट नहीं है भाई, ये इनकंसियंट है, इनकंसियंट कि कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, अब लाइक आप अवेयर नहीं हो, अनअवेयर हो गए एक तरीके से, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसियंट है। इसके बाद 358 देखो, एज ए पोर्ट इट वाज नोटोरियस फॉर इट्स स्मगलिंग एंड द ट्रेड वाज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, तो जो लॉ ने जिस पे रोक लगा रखी है, मतलब जो इलीगल चीज़ है एक तरीके से, तो इसको क्या बोलोगे, इलिसिट बोल लोगे, डी आंसर इसका, ठीक है। इलिसिट इलीगल चीज़ है, फॉरबिडन बाई लॉ, रूल या कस्टम जो भी है। लिसिट क्या होगा, जो अलाउ है। चेस्ट क्या था, जो प्योर है चीज़। लेजिटिमेट क्या है, जो लॉ के अकॉर्डिंग है, लेजिटिमेट उसको बोलते हैं, लेजिटिमेट एक्शन हुआ है,
ठीक है। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, एक तरीके के जो लोग हैं उनसे एसोसिएट है कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक तरीके से जो एक ही तरीके के लोग की बात कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? गैरीगेरियस बोलते हैं इसको। सोशल भी होता है इसका वैसे मतलब, ठीक है, सोशिलेबल। तो सोशली भी तो क्या चीज़ होगी? जो एक ही तरीके के लोग हैं, ठीक है। पिडेंटिक क्या होता है? पिडेंटिक होता है भाई इतना ज़्यादा कंसर्न है कि बिल्कुल माइनर से माइनर डिटेल के प्रति आप कंसर्न हो, माइनर डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इतने ज़्यादा आप कंसर्न हो, उसको बोलते हैं पिडेंटिक। पंजेंट तो गंदी स्मेल जो होती है, ठीक है। विनाइल क्या होता है? एक तरीके से सिन, सिन क्या होता है? जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते, ऐसा फॉल्ट है, ऐसा सिन या जो भी है, ठीक है। पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, किसी ने कांड किसी ने करा, नाम किसी का गया, तो उसको स्केप गोट बोलते हैं, बलि का बकरा, ठीक है। बलि का बकरा कोई और बन गया, वही बात होगी ना, जो अनफेयरली ब्लेम कर दिया दूसरे को, तो बलि का बकरा कौन बनेगा? तो स्केप गोट उसको बोलते हैं, ठीक है। एपिटोम क्या होता है? एक है डिसडेन, डिसडेन क्या होता है? डिसडेन तो एक तरीके से घृणा ही होगा कि आप उसको अपनी रिस्पेक्ट के लायक नहीं समझ रहे, इस तरीके से डिसडेन उसको बोलते हैं, ठीक है। स्केप गोट आपको पता लग गया। एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन क्या होता है? एक तरीके से जर्नी होती है। अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल कहीं पे जा रहा है, एक जर्नी है, तो एक्सपीडिशन बोलते हैं। एपिटोम क्या होता है? एक तरीके से हिंदी में बताऊँ तो प्रतीक होता है इसका मतलब, कि सिंबल है ना, सिंबल साइन, तो एपिटोम वो चीज़ है। अब आगे देखो, प्ले इट बाय ईयर, तो आप कानों से खेलना, कानों से थोड़ी खेलोगे, तो इसके सारे ऑप्शन पढ़ो, क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, प्ले इट बाय ईयर, एक्ट एज सजेस्टेड, डिसकंटिन्यू इम्पल्सिवली, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब है कि भाई परफॉर्म विदाउट रिहर्सल, कि आपने रिहर्सल ही नहीं करी, उससे पहले आप परफॉर्म कर रहे हो, तो प्ले इट बाय ईयर इसको बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपके कान में आके बता गया, मान लो आप स्टेज पे खड़े हो, ठीक है, और कोई प्रोग्राम था और स्टेज पे जाना किसी ने था, और आपको जाके खड़ा कर दिया कि वो तो आया नहीं भाई, तू आ जा, और आपके कान में कोई बोल के जा रहा है, इस तरीके से कर लियो, तो परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल, ठीक है। जैसे मोदी जी करते हैं ना, पीछे से कान में कोई बोलता है, वही स्पीच होता है, तो वही है प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। मेमोरी लाइक सीव, SIEVE, तो ये सीव जो होता है ना, SIEV, सीव का मतलब होता है छलनी, तो छलनी की तरह मेमोरी है, मतलब कि छलनी से क्या होगा, कुछ भी डालोगे तो वो नीचे निकल जाएगा, तो आपकी मतलब क्या है, पूर मेमोरी है ना भाई। अगर छलनी में से कुछ डालोगे, मतलब आपके दिमाग में कुछ डाल दिया मैंने, तो वो आपके दिमाग में स्टोर ही नहीं हो रहा, छलनी में पानी डालोगे नीचे ही आएगा ना, तो मेमोरी लाइक सीव का मतलब है कि पूर मेमोरी है आपकी, ठीक है। छलनी बोलते हैं इसको, सीव को। हेड इन क्लाउड्स, तो क्लाउड्स में आपका हेड है, मतलब कि बादलों में आपका क्या है, सिर है, तो बादलों में सिर है, इसका मतलब क्या होगा? ये नहीं कि आप बहुत खुश हो, वो अलग चीज़ होती है बहुत खुश वाली, ठीक है। बीइंग एक्सट्रीमली टोल, इतना भी नहीं कि आप बादलों में सिर है तो मतलब आप बहुत ऊंचे हो, तो बादलों में सिर जाके लग रहा है, वो भी नहीं है इसका मतलब। बीइंग अब्सेंट माइंडेड, बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली सैड, तो क्लाउड्स में आपका हेड है, मतलब आप बादलों में हो, मतलब कि आप अब्सेंट माइंड हो, आपको नहीं पता क्या क्या हो रहा है, तो बीइंग अब्सेंट माइंडेड इसका आंसर होगा। हैव ए बैश, हैव ए बैश क्या होगा? टू बिट्रे ए क्लोज फ्रेंड, टू मेक एन अटेम्प्ट, टू स्पॉइल ए मोमेंट, टू पुट समथिंग इन ओल्ड, टू मेक एन अटेम्प्ट होगा इसका आंसर, बी आंसर है हैव ए बैश, टू मेक एन अटेम्प्ट। क्वीर पिच, मेक ए वियर्ड रिक्वेस्ट, मेक ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस, एक्ट आउट ऑफ नॉर्मल, स्पॉइल समबडी चांस ऑफ डूइंग समथिंग, तो क्वीर पिच का मतलब होता है स्पॉइल करना, समबडी चांस ऑफ डूइंग समथिंग, तो डी आंसर है इसका, ठीक है। टर्न हिज हैंड टू रिजोल्व, टू अडाप्ट और अप्लाई, तो टर्न हिज हैंड टू अडाप्ट होगा, अपने हाथ को इस तरीके से टर्न कर रहे हो आप, कि अडाप्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो किस चीज़ को, तो ये होगा टर्न हिज हैंड टू। इसके बाद सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं। पहला देखो वेंडेटा, वेंडेटा क्या होता है? दिलीमा तो होता है कि दुविधा में हो, आप दो के बीच में डिसाइड कर रहे हो, दुविधा है, दिलीमा तो वो हो गया दुविधा वाली सिचुएशन। डिसएग्रीमेंट है, वैसिलिएशन है, पैशन, पैशन तो क्या होगा? किसी बंदा जो पैशन फॉलो कर रहा है वो होगा, ठीक है।
वैसिलिएशन भी क्या है, एक तरीके से घुमावदार सोच है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, वैसिलिएशन उसको बोलते हैं। इनएबिलिटी टू टेक ए स्टैंड, ठीक है। एक वेवरिंग भी आता है, वो इसका सिनोनिम होता है वैसिलिएशन का, ठीक है। घुमा फिरा के कर रहे हो आप, वैसिलिएट कर रहे हो और कुछ सोच नहीं पा रहे। वेंडेटा का होता है डिसएग्रीमेंट, कि आप किसी चीज़ पे डिसएग्री कर रहे हो, तो इसका बी आंसर होगा वेंडेटा का, डिसएग्रीमेंट। एक्सटोल, रिवार्ड, डिसमे, पनिश, प्रेज। एक्सटोल होता है एक तरीके से आप काफ़ी प्रेज कर रहे हो किसी को, तो डी आंसर है इसका, ठीक है, एक्सटोल का। डिसमे क्या होता है, दुख। जैगरोन, जैगरोन नहीं, जरगोन, जरगोन है ये। जरगोन क्या होता है, जरगोन एक स्लैंग होता है, ठीक है, किसी जगह का कोई स्लैंग, कोई स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है, उसको बोलते हैं जरगोन, यानी स्लैंग। जैसे पंजाबी स्लैंग, कुछ भी स्लैंग है, ठीक है। इलोक्वेंस क्या होता है, इलोक्वेंस है एक इसमें वर्बोसनेस। वर्बोसनेस क्या होता है कि आप ज़्यादा वर्ड्स का यूज कर रहे हो जितने नीडेड हैं उससे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, वर्बोस उसको बोलते हैं। और इलोक्वेंस होता है कि आप परफेक्ट या फ्लुएंट स्पीक कर रहे हो, फ्लुएंट आप स्पीकिंग या राइटिंग जो है उसको इलोक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम और कर लेते हैं। पेन्यूरी, पेन्यूरी क्या होता है, बहुत ही पुअर स्टेट है आपकी, पेन्यूरी का मतलब होता है बहुत ही पुअर स्टेट है। ओपुलेंस क्या होता है, रिच होता है ओपुलेंस, तो इसका अपोजिट तो यही होगा, ठीक है। एमरजेंसी अलग है, रिग्रेशन अलग है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है, अगर कोई आपको हारिश शब्द बोल रहा है, मतलब आपको कोई फालतू की चीज़ बोल रहा है, तो उसके लिए आप कोई माइल्ड वर्ड का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब कहना तो आप चाह रहे हो कि गाली देना चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए आप वर्ड थोड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हो, यूफेमिज्म उसको बोलते हैं, ठीक है। परनीशियस, परनीशियस का मतलब क्या होगा, परनीशियस होता है मतलब हार्मफुल इफेक्ट, किसी चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो मतलब परनीशियस है। तो इसमें से अगर मेलिशियस, इंजीरियस, विक्ड, कंपेसिनेट, तो इसका आंसर जो बनेगा ना उसका यही बनेगा, कंपेसिनेट बनेगा ना भाई, कि एक सिंपथी है, हार्मफुल नहीं, एक सिंपथी तरीके से जो बनेगा, या कंसर्न है किसी चीज़ का। इंजूरियस भी वही है, डेंजरस है, मेलिशियस भी वही है, विक्ड भी वही है, जो सारे रोंग वाले ना नेगेटिव सेंस में है सारे, तो परनीशियस का उल्टा बनेगा कंपेसिनेट यहाँ के हिसाब से, ठीक है। लूडिक्राउस, लूडिक्राउस बंदा कौन सा होता है, जो फुलिश है, मूर्ख आदमी, तो उसको लूडिक्राउस बोलते हैं। इनसेन भी वही है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, पैथेटिक भी वही है, तो वाइज बनेगा। रेडिकुलस भी क्या है, जो मजाक का पात्र है बिल्कुल, तो इसका सही आंसर बनेगा वाइज, ठीक है। तो इसका बना आपका डी आंसर और इसका बना बी आंसर, ठीक है। तो अपना चेक कर लेना कितने आपके मार्क्स बने हैं इसमें।